हेलो गाइस, दिस इज सिद्धार्थ और ये आपका फर्स्ट वीडियो है CCNA एंटरप्राइज फ्री बूट कैम्प का। ठीक है। सो इसके अंदर हम फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क फंडामेंटल, जो कि फ्री है सबके लिए। इस बूट कैंप में ऑलमोस्ट हम इसके अकॉर्डिंग 30 टॉपिक जो है 30+ टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। अब ये इंफ्रा नेटवर्क फंडामेंटल ये जो है ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल है। दिस इज जस्ट 5 और 10% फ्रॉम द CCNA एंटरप्राइज, और ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। इसमें से ऑलमोस्ट 30 या 30+ जो टॉपिक्स है, इसके अंदर के एग्जैक्टली कंटेंट क्या क्या है, उसके अंदर सब पॉइंट्स कौन से हैं, इसका एक ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो आप एक बार देख लेना। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू द नेटवर्क। ठीक है। सो आपका फर्स्ट टॉपिक है ये इंट्रोडक्शन टू द नेटवर्क। इसमें हम देखेंगे इनिशियल नेटवर्क, नेटवर्क स्टेटमेंट, नेटवर्क डेफिनेशन, यूजेस ऑफ द इंटरनेट या एप्लीकेशन एरिया ऑफ द नेटवर्क क्या है, आपके नेटवर्क टाइप्स कौन से हैं, व्हाट इज़ योर वायर्ड नेटवर्क, वायरलेस और हाइब्रिड नेटवर्क क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम इनिशियल कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखो, इनिशियल कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। आप आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करते हो। जैसे मुझे मेरे फ्रेंड के साथ कम्युनिकेट करना है, व्हाट काइंड ऑफ डिवाइसेस वी आर गोइंग टू यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो बहुत सारे डिवाइसेस हैं हमारे पास। वी हैव फोन, वी हैव मोबाइल, वी हैव PC और लैपटॉप। कौन से सर्विसेज है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं अभी। वी हैव ईमेल सर्विस, वी हैव सोशल मीडिया। सो ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है, बहुत सारे कंपोनेंट्स है जिसके थ्रू हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ओके। सो दिस इज द कम्युनिकेशन। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूँ, इसी के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। अब ये जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन में हम कौन से टॉपिक्स पे हम डिस्कस करते हैं यूजुअली। अगर मैं कहूँगा कम्युनिकेशन हम कौन से प्रीमाइसेस के बेसिस पे करते हैं, लेट्स से इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें होगी फिर, या फिर जैसे बेसिक चैट। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, व्हाट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन वी डू। इसमें हम आपस में बात करेंगे हमारे लाइफस्टाइल के बारे में, हम बात कर सकते हैं पॉलिटिकल व्यूज़ के बारे में बात कर सकते हैं हम, जैसे आपके एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं। सो एक ये बेसिक एग्जांपल है आपके कम्युनिकेशन का। ओके। सो सर्विसेज में अगर आप देखोगे तो 1-to-1 कम्युनिकेशन कर सकते हो, या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो। सो बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास। दिस इज जस्ट बेसिक नेटवर्किंग मैं आपको कहूँगा। बट हम तब की बात करते हैं जब ये सारी सर्विसेज या ये सारे कंपोनेंट्स, डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। तब क्या था हमारे पास। जैसे मैं बात करूँगा जैसे आपके अर्ली जैसे 80 सेंचुरी, 18th या फिर 19th के बारे में। एट दैट टाइम वी डोंट हैव एनी फ़ोन, या फ़ोन टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी या मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। तब हम आपस में किस तरीके से बात करते थे, तब हम लेटर्स के साथ बात करते थे आपस में। अगर आप एक जैसे कॉलोनी में रह रहे हो, या फिर एक जैसे मैं कहूँगा विंग में रह रहे हो, तो आप उसके घर पे जाके आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते थे। जैसे आप एक विद इन एन सिटी रह रहे हो, तब हम क्या करते थे आपस में बात करने के लिए लेटर्स लिखते थे। याद होगा आपको शायद। बहुत सारे, अगर मैं न्यू जनरेशन की बात करूँगा तो उनको पता भी नहीं होगा कि लेटर्स किस तरीके से लिखे जाते थे। ओके। तो 1890 के पहले की बात कर रहे हैं, जब कम्युनिकेशन मीडिया हमारे पास एक ही था, वो था लेटर का। अब लेटर जो है, ये क्यों बता रहा हूँ वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको याद होगा, लेटर अगर आप लिख रहे हो, सो लेटर लिखने के लिए आपके पास 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। 2-3 चीज़ें मतलब क्या। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका सोर्स एड्रेस डालना होता था। आपको जिसको लेटर लिखना है उसका डेस्टिनेशन एड्रेस आपको यहाँ पे ऐड करना होता था, मतलब मैन्युअली यहाँ पे लिखना पड़ता था। मतलब सोर्स एड्रेस हुआ आपका, दिस इज सोर्स, दिस इज द डेस्टिनेशन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेटा। मतलब हम यहाँ पे क्या करते थे, सोर्स एड्रेस लिखते थे, डेस्टिनेशन एड्रेस लिखते थे, सॉरी सोर्स एड्रेस लिखते थे, डेस्टिनेशन एड्रेस लिखते थे, और आपका डेटा होता था। मतलब आपका लेटर के अंदर जो कुछ भी
जिसके बारे में आप बात करना चाहते थे, तो वो सारे इन्फॉर्मेशन या वो सारे कंटेंट हम यहाँ पे ऐड करते थे। फिर उसके बाद के प्रोसीजर क्या थे? उसके बाद की प्रोसीजर ये थी, ये लेटर जैसे कंसिडर करके चलते, जो सोर्स एड्रेस है वो लेट्स से दिस इज फ्रॉम द इंडिया, ओके, एंड द डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो है लेट्स से यूएसए का, ओके। तो सोर्स और डेस्टिनेशन ये आइडेंटिफाई हो चुके हैं। एक लेटर के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब सोर्स एड्रेस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे ऐड करनी है मैन्युअली, लाइक मेरा पिन कोड, लाइक मेरा लेट्स से स्ट्रीट नेम, बिल्डिंग नेम, ये सारी चीज़ें उसमें होगी सोर्स एड्रेस में। डेस्टिनेशन एड्रेस में भी ये सारी चीज़ें मैं ऐड करूँगा, आपका पिन कोड या आपका पोस्टल कोड जो कुछ भी होगा वॉटएवर, वो सारी चीज़ें मैं डेस्टिनेशन एड्रेस में ऐड करूँगा। तो सोर्स एड्रेस है इंडिया का, डेस्टिनेशन एड्रेस है यूएसए का, और बाकी सारे जो फॉर्मेट होगा उसमें क्या होगा, आपका सारा डेटा, ओके। फिर ये क्या होगा, ये लेटर जो है वो मैं आपके लोकल पोस्ट ऑफिस में जाऊंगा, तो सबसे पहले हम इंडिया से बात कर रहे हैं, तो इंडिया से लोकल पोस्ट ऑफिस में जाएगा, यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा कि सोर्स एड्रेस क्या है। डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो आउटसाइड ऑफ द कंट्री है, तो नेशनल पोस्ट ऑफिस में जाएगा, यहाँ से वो फिर बाय एयर या फिर बाय शिप जाएगा यूएसए के लिए, फिर यहाँ से अगेन वो नेशनल पोस्ट ऑफिस, फिर लोकल पोस्ट ऑफिस, और फिर आपके उस होस्ट के पास जाएगा जिसके लिए आपने लेटर लिखा था। मतलब जैसे सोर्स जो है वो है आपका एक्स और डेस्टिनेशन जो है वो है वाई, मतलब एक्स जो है वो इंडिया में है और डेस्टिनेशन जो है वो यूएसए में है, तब जाके वाई के पास ये लेटर जो है वो पहुंच जाएगा और फिर उसका वो अगेन रिप्लाई देगा सेम इसी तरीके से। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो एस्टेब्लिश होता था। अब लेटर जो है वो एक मीडियम होगा आपके लिए, मेरे लेटर जो है वो क्या होगा आपके लिए, एक मीडियम होगा। अब और इस मीडियम के अंदर हम क्या क्या कंटेंट ऐड कर रहे थे, सोर्स एड्रेस ऐड कर रहे थे, डेस्टिनेशन एड्रेस ऐड कर रहे थे और डेटा ऐड कर रहे थे, जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, टू कैरी दिस डेटा, टू कैरी दिस पैकेट। सेम इसी तरीके से आपके नेटवर्किंग में होता है, सेम इसी तरीके से आपका डेटा, सेम इसी तरीके से जब आप किसी के साथ ईमेल चैट करते हो, किसी को फाइल शेयर करते हो, तो ये सारी चीज़ें बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाती है, आपको पता भी नहीं होता कि एग्जैक्टली बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। यही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। मैंने एक लेटर का एग्जांपल आपको बताया, यही सारी चीज़ें हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द आईपी एड्रेस, व्हाट इज़ द सोर्स एड्रेस, व्हाट इज़ द डेस्टिनेशन एड्रेस, व्हाट इज़ द डेटा। ये सारी चीज़ें दिखाने का एक ही रीज़न था कि आगे जाके इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि पैकेट क्या होता है। दिस इज कॉल्ड द पैकेट, मैं इसको कहूँगा दिस इज योर पैकेट, मैं कहूँगा दिस इज योर होल पैकेट, जिसमें सोर्स एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस है और डेटा भी है, जो कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है टू अंडरस्टैंड योर, लेट्स से पोस्ट ऑफिस पर्सन जो है उसको सिर्फ यही चीज़ें समझ में आती है, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस। इवन ही इज़ नॉट गोइंग टू रीड माई डेटा। अगर इसको मैंने किसी एक एनवेलप में ऐड किया है तो याद होगा आपको, बहुत टाइम पहले सिर्फ एक पेज के 2 पेजेस के ये लेटर्स आते थे, और लेटर फिर हम क्या करते थे, फोल्ड करते थे, या फिर आपके अगर मैं इंडियन फॉर्मेट की बात करूँगा तो 2 साइड्स आते थे। एक साइड आपका पूरा ब्लैंक था जिसमें हम लेटर लिख सकते थे, और फर्स्ट साइड जो होती थी, इस फर्स्ट साइड पे यहाँ पे हम क्या करते थे बेसिकली सोर्स एड्रेस ऐड करते थे, और उसके बाद हम यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस ऐड करते थे। तो 2 ही साइड्स थे, एक साइड पे सोर्स एड्रेस था, दूसरे साइड पे डेस्टिनेशन एड्रेस था। सॉरी, एक साइड पे सोर्स डेस्टिनेशन दोनों थे, और दूसरे साइड पे फर्स्ट साइड, सेकंड साइड पे मेरा था डेटा। दिस इज नॉट सिक्योर्ड बाय द वे, कोई भी रीड कर सकता है आपके इस पैकेट को। और इसको सिक्योर करने के लिए फिर हम क्या करते थे, इस पैकेट को एनवेलप में ऐड करते थे, और सिर्फ एनवेलप में 2 ही चीज़ें ऐड करते थे। याद होगा आपको, सिर्फ एनवेलप में 2 ही चीज़ें ऐड होती थी। कौन सी? फर्स्ट, अगर मैं इसका फर्स्ट साइड देखूंगा जो कि पूरा ऑल्दो ब्लैंक था, तो इसमें 2 ही चीज़ें ऐड होती थे, एक था आपका सोर्स और दूसरा था आपका डेस्टिनेशन। 2 ही एड्रेसेस थे, तो ये थोड़ा सिक्योर्ड हुआ। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एनकैप्सुलेशन। तो इसमें हम थोड़ी सी सिक्योरिटी ऐड कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ रहा है, हम रिलेट कर रहे हैं आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल को आपके इंटरनेटवर्किंग या नेटवर्किंग के साथ।
इसी तरीके से हम अपने डेटा को, अपने पैकेट को क्या करते थे, इजीली सिक्योर करते थे। ओके, तो आपको, आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि इनिशियल कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है और किस तरीके से की जाती है। यही चीज़ आगे जाके फिर इन्वॉल्व हुई 18-19 सेंचुरीज में, आपके फ़ोन इम्प्लीमेंट हुए जो कि वायर्ड थे, ऑल्दो उसके बाद इसके बाद फिर वो वायरलेस में आ रहे थे। उसके बाद आपके फ़ोन्स इम्प्लीमेंट हुए, मोबाइल्स इम्प्लीमेंट हुए, उसके बाद आपका इंटरनेट इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद कम्युनिकेशन, बहुत सारे कम्युनिकेशन मीडियाज आ गए। और आज अगर आप देखोगे, वी हैव मोर प्रिमिटिव मीडियम, इस इज कॉल्ड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ओके, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्या है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम देखेंगे। दिस इज कम विद द IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, जिसके हम डिस्कस करने वाले हैं आगे जाके। प्रीवियस वीडियो एक बार चेक कर लेना, IoT के अंदर हम क्या क्या देखने वाले, वो सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको बताई है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि क्या है। ओके, नाउ मूव टू द मेन टॉपिक। जैसे मैंने आपको बताया था, इनिशियल ऑफ इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क में हम देखेंगे इनिशियल नेटवर्क, नेटवर्क स्टेटमेंट, नेटवर्क डेफिनेशन, एप्लीकेशन एरिया ऑफ नेटवर्क क्या है, और नेटवर्क टाइप्स देखने वाले। ठीक है, सो अर्ली 90s की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। आप यहाँ पे देख सकते हो 19th सेंचुरी में आपका जो हार्ड ड्राइव होता था वो सिर्फ 40 मेग के आसपास आता था, 40 MB। एट दैट टाइम टू कैरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन PC टू अनदर PC, वी डोंट हैव अ USB और वी डोंट हैव एनी पेन ड्राइव फैसिलिटी। मैं 1990s की बात कर रहा हूँ, तो अब उस टाइम ना ही हमारे पास कोई आपके पास कोई पेन ड्राइव नहीं था आपके पास, या फिर कोई दूसरा ऐसा कोई डिवाइस नहीं था, या फिर मैं कहूँगा एक व्हाट यू कैन कॉल एनीथिंग, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी मेरे पास जिसके थ्रू मैं बहुत बड़े डेटा को कैरी कर सकूँ। कंसिडर करके चलते हैं, आपकी जो साइज़ थी लोकल हार्ड ड्राइव की, वो सिर्फ 40 मेग की थी, और आपका डेटा ट्रैवलर जो था उसकी साइज़ थी 1.44। जस्ट मिनट, इसकी साइज ही थी सिर्फ आपके पास 1.44 मेग। तो सोचो, अगर एक पेज का डेटा है और इस पेज में मैंने जो डेटा कुछ भी टाइप किया है, जैसे मैंने कोई एक टेक्स्ट बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे बहुत सारा डेटा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, उस टेक्स्ट की साइज जैसे 1 MB है, कंसिडर करके चलते फॉर एग्जांपल, इस टेक्स्ट की साइज जो है वो क्या है, 1 MB है। और ऐसे मेरे पास लेट्स से 10 पेजेस हैं, तो आप सोचो इन 10 पेजेस को इस लेट्स से मैं कहूँगा रिमूवेबल ड्राइव में स्टोर करने के लिए मुझे कितना जगह चाहिए, यही हम देखेंगे क्या है। ठीक है, सो एग्जांपल को हम साइड में रखते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, यहाँ पे आपका एक बेसिक ऑफिस एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपके 3 PCs हैं, जहाँ पे आपके 3 PC है, PC1, PC2, PC3। हर कोई PC जो है वो कैरी कर रहा है आपका खुद का लोकल हार्ड ड्राइव, जिसकी साइज़ है 40 MB। ओके, जिसकी साइज़ क्या है आपके 40 MB। PC1 की साइज़ है 40 MB, PC2 की साइज़ है 40 MB, PC3 की साइज़ भी है 40 MB। जैसे PC3 जो है वो कनेक्टेड है आपके प्रिंटर के साथ, PC3 जो है वो कनेक्टेड है आपके प्रिंटर के साथ। अब कंसिडर करके चलते हैं, PC1 ने एक कोई पेज जो है वो टाइप किया है, जैसे पेज है किस इस तरीके से, यहाँ पे उसका बहुत सारा डेटा है, इस पेज की साइज़ है ऑलमोस्ट 1 MB। ओके, अब इस पेज को उसको प्रिंट करना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले आपके लोकल हार्ड ड्राइव में से इसको कॉपी करेगा। तब मेरे पास फ्लॉपी डिस्क था जिसकी साइज़ ऑलमोस्ट 1.44 MB, मैं एग्जैक्ट साइज़ बता रहा हूँ आपको। इस फ्लॉपी डिस्क में इस डेटा को मैं क्या करूँगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद यही डेटा जो है वो मैं कैरी करूँगा PC3 तक। PC3 पे जाके इसको मैं क्या करूँगा, ओपन करूँगा, और फिर उसके बाद इसको प्रिंट करूँगा। अब सोचो,
ये सिर्फ 1 मेग का एक पेज है, ऐसे मेरे पास 100 पेजेस है या 1000 पेजेस है, तब क्या करोगे आप? अगर मेरे पास 1000 पेजेस है, 1000 पेज की एक पेज की साइज 1 MB है और मेरे पास जो फ्लॉपी है उसकी साइज सिर्फ 1.44 MB है, सोचो 1000 ऑफ फ्लॉपीज आपको लगेगी इस पेज को जैसे प्रिंट करने के लिए। तो आप बोलोगे कि प्रिंटर को यहाँ से निकाल के इस पे डाल दो, PC1 पे। तो कंसिडर करके चल रहे हैं हम यहाँ पे, सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल है, कंसिडर करके चलो दिस PC1 डोंट हैव एनी एबिलिटी टू प्रिंट, और कंसिडर करके चलते हैं PC1 कहीं दूसरी जगह पे है, PC3 जो है वो कहीं दूसरी जगह पे है, और PC3 अकेला ही ऐसा एक PC है जहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हो। सो अर्ली 90s में ये सारा प्रॉब्लम होता था, बिकॉज दैट एट दैट मोमेंट दैट PC डोंट हैव कम्युनिकेट विथ ईच अदर डायरेक्टली, ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे। दैट प्रोसेस इज नोन एज स्टैंड अलोन प्रोसेस। इस प्रोसेस को मैं कहूँगा दिस इज अ स्टैंड अलोन प्रोसेस, क्योंकि उस टाइम ना ही नेटवर्किंग था, ना ही इंटरनेटवर्किंग था, ऐसे कुछ भी नहीं था। नेटवर्किंग स्टिल डिड नॉट एग्जिस्ट इन अर्ली 1990s। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? इसको रिमूव कर देते हैं। नाउ सो उसके बाद क्या हुआ? द इवोल्यूशन दैट एट दिस मोमेंट ऑल द पीसीज आर गोइंग टू डायरेक्टली कनेक्ट विथ ईच अदर। हर एक पीसी जो है वो क्या हुआ? आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट, दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। किस तरीके से, मैं आपको आगे बताता हूँ। इसको सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। अब इन पीसीज को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हमें 2-3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। फर्स्ट, all the PCs need to have install a NIC, network interface card. If they want to communicate with each other, they need to have a NIC, NIC. So मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? NIC को इंस्टॉल कर दिया आपकी PCs पे। Now you need to have to connect 2 PCs or through 3 PCs with each other. You need to have a connectors, or you need to have a cables. So उस टाइम जो केबल थी, दिस टू कनेक्ट ऑल द पीसीज विथ स्पेशल टाइप ऑफ केबल इज नोन एज RJ48U केबल, ऑल्दो दिस इज अ कोएक्सियल केबल बाय द वे। व्हाट इज कोएक्सियल? मैं आपको केबल नेटवर्क केबल्स के टॉपिक में आपको बता दूंगा कि क्या है। एंड टू कनेक्ट मतलब पहले NIC आ गया, फिर केबल्स आ गई, और उसके बाद आपके टू कनेक्ट 2 cables or 2 pieces with each other, we need to have a connectors. We need to have a connectors. मतलब मैंने NIC इंस्टॉल कर दिया आपकी PCs पे, we have a cables to connect 2 pieces with each other, और इन cables को और उन pieces को कनेक्ट करने के लिए we have a connector. That connector is known as a T connector. Why we have a T connector? Because T connector have a 3 ends. This is 1, this is 2, this is 3. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो मेरे पास 3 रिक्वायरमेंट्स थी इन पीसीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए, और ये 3 पीसीज हम कनेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो प्रॉब्लम आ रही थी, हर बार मुझे वो प्रिंट आउट निकालने के लिए PC3 में जाना पड़ रहा था थ्रू द फ्लॉपी, अब वो नहीं करना है मुझे। तो NIC भी आ गया, T कनेक्टर्स भी आ गए, और आपके केबल्स भी आ गए हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस कनेक्टर्स टू ईच अदर। तो ये फर्स्ट एंड हो गया, दिस इज द सेकेंड एंड। ओके, अब आप बोलोगे थर्ड एंड जो है वो अभी भी बाकी है। कंसिडर करके चलते हैं, मेरे ऑफिस एनवायरनमेंट में सिर्फ 3 ही पीसीज हैं, तो मैं थर्ड एंड जो है उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि अगर यहाँ पे इस थर्ड एंड पे मैं कोई भी लेट्स से टर्मिनेटर ऐड नहीं करता हूँ, सो दे कुड नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर, बिकॉज एवरी पीसीज नीड्स टू सी द केबल एंड। तो केबल एंड अगर आप देख रहे हैं या कनेक्टर एंड अगर आप देख रहे हो, तो ये कनेक्टर एंड जो है वो अभी भी ब्लैंक है, अभी भी ओपन है। सो यू कैन एक्सटेंड योर कम्युनिकेशन, एक्सटेंड योर केबल, add more PCs, or if you don't have any PCs to extend your network, you can add a terminator. मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे फिर ऐड कर सकता हूँ आपके टर्मिनेटर्स को।
ओके, नाउ कंसिडर करते हैं सेम एग्जांपल. अगेन दिस PC1 हैव अ 1 पेज जिसकी साइज ऑलमोस्ट 1 मेग है, जो कि मेरे लोकल हार्ड ड्राइव में स्टोर है. इसको मुझे प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, आई एम गोइंग टू सेंड दिस पैकेट थ्रू द केबल, सेंड इट टू द PC3. ऑल्दो PC3 इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्रिंटर, तो PC3 पे ये पेज ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको प्रिंट करूँगा. तो आपने देखा बहुत ही ईजी हो गया यहाँ पे. मुझे फ्लॉपी डिस्क की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे सिर्फ इन पीसीज को आपस में कनेक्ट करना था एंड boom, they can communicate with each other. Although this is a simple communication, simple bus kind of communication. What is meant by bus? Every PCs are connected with a single cable. So this is the advantages. Now let's talk about the disadvantages. Number one, there are a limitation. Consider करके चलते, you can extend, you can add only 10 PCs with each other. सिर्फ 10 ही PC कनेक्ट कर सकते हो. Let's say I have 100 PCs, तो हर किसी के लिए मुझे सेपरेट कनेक्शन करना पड़ेगा. The second one, limited resources है यहाँ पे. So second one, if unfortunately that cable interface goes down, so PC3 could not communicate with the PC2 or PC1. This is the second main problem, because they all are connected with each other. डेटा ट्रांसमिशन रेट भी यहाँ पे कम हो जाएगा, मतलब डेटा ट्रांसफर रेट जो बाय डिफॉल्ट इसकी स्पीड जो रहेगी वो भी कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि कंसिडर करके चलते आई हैव 4 PCs और इफ आई वांट टू सेंड एनी पैकेट फ्रॉम PC1 टू PC2, दे ट्रैवल थ्रू, जैसे PC1 से PC4 को लिए कोई पैकेट भेजना है, तो वो पैकेट जो है कैसे ट्रैवल करेगा, फ्रॉम PC1 टू 2, 2 टू 3, 3 टू 4. और कोलिजन्स होने के बहुत सारे चांसेस है यहाँ पे. किस तरीके से कोलिजन हो सकता है? एट द सेम मोमेंट, लेट्स से पैकेट अगर कोई जा रहा है एक सिंगल लाइन, बिकॉज वी हैव अ सिंगल केबल कम्युनिकेशन, उसी टाइम पे अगर PC2 इज गोइंग टू पॉप अप और उसको भी कोई पैकेट भेजना है PC1 को या PC3 को, दे कुड नॉट कम्युनिकेट. और ये इसका एक डिटेल एग्जांपल मैं आपको आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज में बता दूंगा, ताकि आपको और भी डिटेल में समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली क्या है. आपको आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि मैं आपको एग्जैक्टली क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं. If that PC goes down, rest of the network is goes down. So one could not communicate with 4 or 2 could not send any packet towards R4, because every packet goes through R3, PC3. So this is the main problem. Okay. Now we need to have some kind of implementation. What kind of implementation? What if, क्योंकि फर्स्ट एग्जांपल में all the PCs are not connected, then we connect all the PCs together. और जैसे मैंने प्रॉब्लम बताया था, if that cable goes down, they could not communicate with each other. What if I'm going to use to connect all these PCs together a centralized device, a decentralized device called hub. So इस कंडीशन में क्या हुआ, all these PCs are directly connected with the hub. So PC1 is connected with hub, PC2 is connected with hub, PC3 is connected with the hub. So इसका एडवांटेज क्या होगा? फर्स्ट एग्जांपल में अगर कोई केबल डाउन हो जाता है, so they could not communicate with each other, rather than राउटर 3 भी आपका PC3 जो है वो भी राउटर 1 के साथ PC1 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता था. यहाँ पे ऐसी कुछ भी नहीं है. If PC2 goes down, still still PC1 and PC3 can communicate with each other. So this is the advantage to using a hub. तो फर्स्ट जो आप यूज कर रहे थे RJ48U केबल, that cable is now UTP, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, क्योंकि मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई थी पहले भी. निक था, यहाँ पे भी निक है सबके पास, यहाँ पे भी हब है. थर्ड जो है आपकी केबल जो है UTP केबल, और फोर्थ जो है वो आपका एक कनेक्टर जो कि है RJ45.
RJ45 register Jack45. So there are some problems, there are some complication to use a hub, क्योंकि हब जो है ऑल्दो मैं भी नहीं दिख पा रहा हूँ हब कहीं पे है, बट वो कम्प्लीटली वैनिश, कम्प्लीटली आउटडेटेड, आउट ऑफ द पिक्चर नाउ। ओके, लेट्स से हब के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज अ हब। Okay, so to overcome that problem I am going to use a centralized device called hub। तो हमने क्या ऐड किया, hub। all the PCs are connected with the hub। so PC1 try to send a packet towards PC3, all the packet is going through what, going through hub। मतलब हर एक पैकेट जो है वो hub के थ्रू ही जाएगा। अब hub जो है इट्स अ डिवाइस। अब वो क्या डिवाइस है ये आपको बताता हूं सबसे पहले। तो यहां तक क्लियर हुआ कि क्या कर रहे हैं हम, कंसिडर करके चलते, दिस इज माय हब। वी हैव पोर्ट्स, जैसे पोर्ट नंबर 1 के साथ ऐड करते, पोर्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और हर एक पोर्ट के साथ मेरा पीसी कनेक्टेड है। दिस इज माई PC 1 2 3 4 5 6 and 7। now this PC1 sent a packet to PC7। this is the packet, let's say टेक्स्ट पैकेट है कोई, या कोई फाइल है जिसके साइज है अगेन 1 MB। अभी भी मैं साइज चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको। सो PC1 क्या करेगा, PC1 क्या करेगा, इस पैकेट को भेजेगा आपके हब के पास। अब हब जो है कंसिडर करके चलते, वो एग्जांपल जो मैंने आपको लेटर का एग्जांपल बताया था, उस एग्जांपल के साथ अगर आप इसको रिलेट कर रहे हो तो देखो हब PC जो है वो लेट्स से X है, और ये जो है 7 जो है वो है Y। दिस इज योर लेटर, और जिसके थ्रू ये जा रहा है ये हब है, दिस इज योर पोस्टमैन, दिस इज योर व्हाट, द पोस्टमैन। दिस पोस्टमैन इज नॉट अ इंटेलिजेंट, मतलब कंसिडर करके चलते ये इंटेलिजेंट नहीं है। तो क्या होगा, कंसिडर करके चलते हुए इसको इतना ही पता है, दिस इज माई एरिया, जैसे दिस इज द एरिया 1, और इस एरिया में इसको इतना ही पता है कि 7 ही पीसी है। तो वो क्या कर रहा है, दिस इज ही इज नॉट इंटेलिजेंट, तो बाय डिफॉल्ट ही सेंड्स द पैकेट टू एवरीवन इंक्लूडिंग 7। मतलब क्या कर रहा है, वो हर एक को पैकेट भेज रहा है। मतलब वो PC2 को भेजेगा, बोलेगा कि आर यू PC7, ही इज आंसरिंग नो। PC3 भी बोलेगा मैं भी नहीं हूँ। हर कोई PC जो है वो इस पैकेट का, इस डेटा का एक्नॉलेज करेगा। सो इसका डिसएडवांटेज ये है, अननेसेसरली वो क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, बिकॉज दिस हब डोंट हैव एनी इंटेलिजेंट पोर्ट्स। हब इट्स अ ब्रॉडकास्ट डोमेन यू कैन से, एंड व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट डोमेन आगे हम डिस्कस करेंगे ही अगले वाले टॉपिक्स में। अनइंटेलिजेंट पोर्ट्स है ये सारे। इट मीन्स इट्स अ मल्टीपोर्ट रिपीटर, it sends a packet to each and every port। मतलब PC7 के पास तो जाएगा ही, बट बाकी सभी अननेसेसरली यूजर्स के पास भी ये पैकेट जा रहा है, बिकॉज ही इज नॉट ए इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे आप बोलोगे ये जो पोस्टमैन था इसकी बेसिक मैं कहूँगा, अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है या फिर इंटेलिजेंट है, तो पोस्टमैन एक किसी भी लेटर का 2-3 चीज़ें चेक करेगा। सोर्स एड्रेस चेक करेगा, सोर्स एड्रेस चेक करेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करेगा, और फिर पैकेट को फॉरवर्ड करेगा। मतलब यहाँ पे हब जो है वो सोर्स पैकेट तो रिसीव कर रहा है ऑल्दो, बट ही इज नॉट गोइंग टू चेक एनी स्पेसिफिक डेस्टिनेशंस। मैं कहूँगा फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि वो ऑल्दो ही इज गोइंग टू रिपीट दिस डेटा टुवर्ड्स ईच एंड एवरी पोर्ट। दैट्स वाई हब इज नाउ नो लॉन्गर इन यूज, क्योंकि इस वजह से हब अब यूज नहीं किया जा रहा है।
So this is the problem if you are going to use a hub. So we have a more specific option called switch. अब ये जो switches है, actually these switches is come up with the different versions, layer 2 switch, layer 3 and multi-layer switch. ये क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे. अब और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जो कि है कंसिडर करके चलते हैं. We have a let's say we have a 3 PCs over here, PC1, PC2 and PC3. This is in your office. Every PC have their own identification which is called the MAC address. एक फिजिकल एड्रेस होता है, एक हार्डवेयर एड्रेस होता है. तो हार्डवेयर एड्रेस जो है वो उसका है ABC. This is the MAC. And if you know about the IP address, हम आगे डिस्कस करेंगे ही. सो इसका एक फॉर एग्जांपल मैं IP एड्रेस यहाँ पे ले रहा हूँ, लेट्स से 1.1.1.1. दिस इज जस्ट एग्जांपल. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैं आपको बताऊंगा तब आपको शायद समझ में आ जाए. PC2 हैव अ MAC एड्रेस ऑफ DEF with the IP address of let's say 1.1.1.2 and PC3 have a MAC address of let's say XYZ with the IP address of 1.1.1.3. अब जैसे ही मैंने आपको बताया था इंडिया से आपको यूएस के लिए लेटर भेजना है, तो उसके लिए आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी. खुद का भी एड्रेस पता होना चाहिए और डेस्टिनेशन का एड्रेस भी पता होना चाहिए जिसको लेटर भेजने वाले हो. यहाँ पे भी इफ दिस PC1 ट्राई टू सेंड अ पैकेट टुवर्ड्स PC3, PC1 को PC3 के बारे में कुछ पता होना चाहिए. मीन्स व्हाट? मीन्स मैं एक यहाँ पे पैकेट बना रहा हूँ. अब ये पैकेट में देखो मैं क्या क्या ऐड कर रहा हूँ. आई एम गोइंग टू ऐड अ सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, दो चीज़ें यहाँ पे ऐड कर रहे हैं. अब ये डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस जो है इसमें दो चीज़ें आएंगी. सोर्स IP आएगा मतलब दिस वन, और डेस्टिनेशन IP एड्रेस भी होगा, डेस्टिनेशन MAC एड्रेस भी होगा. ओके, तो एड्रेसेस के बारे में आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा. मतलब एक PC जब कोई PC कोई भी पैकेट अगर भेजता है किसी को भी, तो इसमें दो तीन चीज़ें वो ऐड कर रहा है. क्या क्या ऐड कर रहा है? जैसे मैंने आपको अभी बताया, सोर्स IP मतलब होगा यहाँ पे 1.1.1.1. डेस्टिनेशन IP एड्रेस किसका होगा? राउटर PC3 का, जो कि है 1.1.1.3. सोर्स MAC जो कि है ABC, और डेस्टिनेशन MAC जो कि है किसका? राउटर PC3 का, जो कि XYZ. ये दिस इज अ IP हेडर. ये इंफॉर्मेशन होती है जब कोई भी पैकेट ट्रैवल करता है फ्रॉम द केबल, फ्रॉम द डिवाइसेस. सो दिस PC कैन चेक, एवरी PC कैन चेक देयर ओन पर्सपेक्टिव IP एड्रेस. वो सोर्स IP एड्रेस चेक करेगा, डेस्टिनेशन IP एड्रेस चेक करेगा, पैकेट कहाँ से आ रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो चेक करेगा. अब ये जो है, ऑल्दो दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, आई एम गोइंग टू यूज अ व्हाट यू कॉल अ डिवाइस नेम स्विच. तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे अब? स्विच को. and all these PCs are connected with the switch. So hub की तरह ही switch है, but switch is not a multi repeater device या multi port repeater device. मतलब ये है, अब देखो अगर आप hub यूज कर रहे थे, in the hub example, if PC1 and PC2 can communicate with each other at the same time, PC3 could not communicate with the PC1 or PC2. इसका मतलब 1 और 2 अगर आपस में बात कर रहे हैं तो PC3 ना 1 के साथ ना 2 के साथ बात कर सकता है. दिस इज द थर्ड, आई गेस फोर्थ या थर्ड होगा आपका डिसएडवांटेज टू यूजिंग हब. हब के बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा ये क्या है, अनइंटेलिजेंट डिवाइस क्यों है. बट स्विच के साथ ऐसे नहीं होता. वाई? बिकॉज स्विच हैव इंटेलिजेंट पोर्ट्स. तो स्विच के जितने भी पोर्ट्स है, all the ports are intelligent. What is mean by that intelligent?
because switch have the ability to maintain their MAC address. स्विच क्या कर सकता है, पर इंटरफेस पर पोर्ट के साथ मैक एड्रेस टेबल जनरेट कर सकता है। क्या है देखो, जरूरी नहीं है कि इन सभी चीज़ों को आपको अभी डिटेल में समझना ही है, आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं आपको कि पैकेट जो है वो किस तरीके से ट्रैवल करता है। ओके, तो कैसे होगा देखो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल सेम एग्जांपल यहाँ पे अभी भी हम ले रहे हैं। दिस इज योर स्विच, these are your ports, this is my PC1, PC2, PC3 and this is my PC4। PC1 का अगेन मैं यहाँ पे मैक एड्रेस ले रहा हूँ ABC और IP एड्रेस ले रहा हूँ 1.1.1.1। PC4 का मैक एड्रेस ले रहा हूँ लेट्स XYZ और IP एड्रेस ले रहा हूँ 1.1.1.4। 2 और 3 का भी मैक एड्रेस इसके पास है, लेट्स से DEF और IP एड्रेस है इसका DEF और IP एड्रेस जो है वो है इसका 1.1.1.2। देखो ये 111 या डॉट 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 क्या है अभी ज़रूरी नहीं है कि अंडरस्टैंड करो, ये सिर्फ समझ लो कि ये एक IP एड्रेस है। दिस इज़ द एड्रेस टू आइडेंटिफाई द नेटवर्क, द PC ऑन द नेटवर्क, तो सिर्फ समझ लो, ठीक है। और PC3 जो है वो है लेट्स से इसका मैक एड्रेस है, कंसिडर करते हैं 1 2 3 और IP एड्रेस जो है 1.1.1.4। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, तो इफ आई हैव अ switch have a intelligent ports, switch can maintain their own MAC address table। अब ये MAC address table क्या है वो भी देख लेते हैं। जैसे पोर्ट नंबर्स के नाम देता हूँ, पोर्ट 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये क्या करता है, इफ यू कनेक्ट द PC टू द स्विच, ऑटोमेटिकली ये चीज़ होती है, प्रोसेस पे आगे बताऊंगा मैं आपको। सो वो क्या करेगा, एक मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करेगा। उस मैक एड्रेस में वो लिखेगा जैसे पोर्ट नंबर 1 है, यहाँ पे PC1 कनेक्टेड है और उसका मैक एड्रेस जो है, उसका मैक एड्रेस क्या है, ABC। PC पोर्ट नंबर 2 जो है वहाँ पे आपका PC2 कनेक्टेड है, उसका मैक एड्रेस क्या है, DEF। पोर्ट नंबर 3 जो है वहाँ पे PC4 कनेक्टेड है, PC3 कनेक्टेड है, उसका मैक एड्रेस है 1 2 3। पोर्ट नंबर 4 जो है या पोर्ट नंबर लेट्स से 8 जो है वहाँ पे PC4 कनेक्टेड है और उसका मैक एड्रेस है लेट्स से XYZ। सो अब क्या होगा, अब स्विच क्या करेगा देखो, क्योंकि ये हब नहीं करता था इसलिए वो हर एक इंटरफेस पे उस पैकेट को भेजता था। अब जैसे ही PC1 बोलेगा हु इज PC4, आई वांट टू सेंड अ पैकेट, ऐसे पैकेट जो है वो है ये, दिस इज द डेटा, एक लेटर है, दिस इज द टेक्स्ट लेटर, इसको इस टेक्स्ट लेटर को आगे भेजना है PC4 को। तो वो पैकेट किसको भेजेगा सबसे पहले, दिस पैकेट गोज टू स्विच। अब ये जो स्विच है, अब वो पैकेट जो है वो रिलेट करना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पैकेट बताया था ना, एक पैकेट है, इसमें सोर्स एड्रेस है, इसमें डेस्टिनेशन एड्रेस है, याद आ रहा है आपको, वही एड्रेस है, ये वही पैकेट है। तो ये पैकेट जो है उसमें क्या क्या होगा देखो, 2-3 चीजें होगी। एक होगा सोर्स आईपी एड्रेस किसका, R1 का, जो कि है 1.1.1.1। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा किसका, PC4 का, जो कि है 1.1.1.4। उसके बाद मैक एड्रेस होगा सोर्स मैक, जो कि है राउटर 1 का, जो कि है ABC। जस्ट मिनट, इसको मूव करते हैं। ओके, तो
तो यहाँ पे सोर्स मैक होगा, सोर्स आईपी एड्रेस होगा 1.1.1.1, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा 1.1.1.4, सोर्स मैक एड्रेस होगा आपका ABC, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या होगा, राउटर 4 का, PC4 का, जो कि है XYZ, दिस पैकेट लुक लाइक। और उसके बाद यहाँ पे वो डेटा होगा, वो टेक्स्ट मैसेज होगा जो कि मैंने आपको अभी बताया था, दिस वन, दिस इज अ टेक्स्ट, सो दिस इज अ पैकेट। और ये पैकेट राउटर 1 PC1 जो है वो किसको भेजेगा, स्विच को। स्विच क्या करेगा, इस पैकेट, आप देखो ये जो पैकेट है एक्चुअली इसमें ये जो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज लेयर 3 इन्फॉर्मेशन। अभी लेयर 3 क्या है, अब मैं आपको OSI रेफरेंस मॉडल्स में बताऊंगा। दिस इज लेयर 2 इन्फॉर्मेशन एंड दिस इज अ डेटा। अब इतना ही समझ लो, स्विच जो है वो सिर्फ लेयर 2 इन्फॉर्मेशन देख सकता है, लेयर 3 इन्फॉर्मेशन चेक नहीं करता। क्यों नहीं चेक करता, मैं आपको आगे बताऊंगा। सो लेयर 2 इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, लेयर 2 इन्फॉर्मेशन में होगा सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक मतलब किसका, सोर्स मैक मतलब राउटर 1 का जो कि है ABC, और डेस्टिनेशन मैक मतलब किसका होगा, राउटर 4 का जो कि है XYZ। तो स्विच जो है वो सिर्फ लेयर 2 इन्फॉर्मेशन चेक करता है। अब वो क्या करेगा, इसके पास ऑलरेडी टेबल है, मैक एड्रेस टेबल है, वो ऑलरेडी चेक करेगा आपके मैक एड्रेस टेबल में ये पैकेट जो है वो कहाँ से आ रहा है, PC1 से, मतलब पोर्ट नंबर 1 से आ रहा है, क्योंकि वो चेक करेगा मैक एड्रेस क्या है, इसमें ABC है। डेस्टिनेशन क्या है, XYZ, डेस्टिनेशन XYZ कहाँ पे है, PC4 है, और PC4 कहाँ पे कनेक्टेड, आपके पोर्ट नंबर 8 पे। तो वो पैकेट कहाँ से डायरेक्टली जाएगा, पोर्ट नंबर 8 के पास। मतलब अननेसेसरली स्विच ने ए पैकेट राउटर पोर्ट नंबर 2 को या PC2 को भी नहीं भेजा, PC3 को भी नहीं भेजा, तो डायरेक्टली पैकेट किसके पास गया, PC4 के पास। दिस इज कॉल्ड द इंटेलिजेंस। मतलब ये जो डिवाइस है इस वजह से वो स्मार्ट है। क्लियर हुआ, तो कोलिजन्स, ब्रॉडकास्टिंग क्या है आगे एक्सप्लेन करेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू यूज अ स्विच। ओके, तो अब क्या होगा, देखो क्लियर कर लेते हैं। Now we have a switch. स्विच इज इंटेलिजेंट डिवाइस, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। सो PC1 को जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज अ पैकेट, अ टेक्स्ट पैकेट, इसके पास कोई टेक्स्ट पैकेट है .text.txt। तो इस पैकेट को उसको क्या करना है, प्रिंट करना है, इस डेटा को प्रिंट करना है। तो वो क्या करेगा, सेंड द पैकेट टुवर्ड स्विच, स्विच सेंड दिस पैकेट टुवर्ड PC3, क्योंकि वो सारी प्रोसेस होगी, और PC3 क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। इफ दिस मोमेंट, अगर जैसे से 1 और 3 के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है, जैसे मेरे पास 1000 पेजेस है जिनको प्रिंट आउट करना है, सो दिस स्टिल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। राउटर 2 जो है वो भी बिला में, आई हैव जैसे 100 पेजेस, इनको भी मुझे प्रिंट करना है। सो एट द सेम टाइम PC2 कैन कम्युनिकेट विद द PC3। ये एबिलिटी हब में नहीं थी। PC1 और PC3 अगर बात कर रहे हैं तो PC2 उस टाइम बात नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर आपके पास हब, स्विच हैव दिस काइंड ऑफ एबिलिटी, so they can communicate with each other at the same time. Even you can connect your printer with the PC. मतलब क्या है देखो, सॉरी, even you can connect printer with the switch. अभी हम जो प्रिंटर है वो जैसे PC3 के साथ कनेक्टेड है, is not directly connected with the switch. If PC2 goes down, they still can communicate with each other, 1 and 3. Clear? So this is the ability to using a switch. Now the next one, like to say, so we are going to use a switch as your centralized device. We have PCs over here, PC1, PC2 and the PC3.
ओके, दे ऑल आर कनेक्टेड। कंसिडर करके चलते हैं, इफ यू वांट टू इंस्टॉल द एप्लीकेशन, ऑफिस एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे कोई एक एप्लीकेशन है जिसको मुझे इन सभी पीसीस पे इंस्टॉल करना है, कोई ऑफिस एप्लीकेशन है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस ऑफिस, या जैसे एमएस ऑफिस से लेते हैं, इनको मुझे इंस्टॉल करना है, जैसे दिस इज लाइसेंस कॉपी एप्लीकेशन, तो मुझे क्या करना है, हर किसी पीसीस पे जाके इसको इंस्टॉल करना है। तो क्या करना होगा, इनका जैसे लोकल हार्ड ड्राइव है, देयर दिस इज द लोकल हार्ड ड्राइव, तो मुझे मैन्युअली जाके हर एक पीसी पे, पहले पीसी 1 पे जाऊंगा, यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा, फिर पीसी 2 पे, फिर पीसी 3 पे, 3 पीसी से इट्स गुड इनफ, मैं मैन्युअली जाके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकता हूँ। व्हाट इफ आई हैव 1000 पीसीज, क्या होगा अगर आपके पास 1000 पीसीज है? सो मैन्युअली हर एक पीसी पे जाके इस प्रोग्राम को या इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पॉसिबल है? नो। व्हाट इफ, कंसिडर करके चलते हैं, आई इंस्टॉल ऑल द सॉफ्टवेयर ऑन दिस हार्ड ड्राइव, लोकल हार्ड ड्राइव, और कल जाके ये लोकल हार्ड ड्राइव करप्ट हो जाता है, ऑल द डेटा इज गॉन। तो पीसी 1 ने जो कुछ भी डेटा अब तक स्टोर किया था उसके लोकल हार्ड ड्राइव में, ये पूरा निकल जाएगा, गायब हो जाएगा। सारे एप्लीकेशन, ऑफिस एप्लीकेशन जो थे मेरे पास, वो भी यहाँ से मैनेज हो जाएंगे। व्हाट डू आई डू एट दिस टाइम? और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से दिस PC3 हैव अ प्रिंटर, PC1 को कुछ प्रिंट करना है तो वो सेंड द पैकेट टुवर्ड्स PC3, और फिर उसके बाद वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। लेट्स से PC3 के पीसी में कोई एक फाइल है 123 नाम की, इसको राउटर 2 को क्या करना है, चेक करना है। तो राउटर 2 को क्या करना, PC2 को क्या करना पड़ेगा, PC3 को बताना पड़ेगा कि मुझे आप ईमेल कर दो या फिर इस फाइल को मुझे शेयर कर दो, फिर जाके मैं यहाँ पे चेक करूँगा, और उसमें अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट करूँगा, और फिर उसको बोलूँगा फिर इसको प्रिंट करना है, तो फिर वापस ये फाइल किसको भेजूँगा, मैं PC3 को, और फिर जाके यहाँ से प्रिंट कर देगा। लेंदी प्रोसेस है। सेम कंसिडर करके चलते, 456 नाम का कोई एक फाइल है, फोल्डर है PC1 पे, PC2 क्या करना चाहता है, इस फोल्डर को कॉपी करना चाहता है या शेयर करना चाहता है, तो उसको पहले शेयर करना पड़ेगा PC2 के साथ। PC2 देखेगा, इसमें कुछ एडिट करेगा, और फिर बोलेगा मुझे इसको प्रिंट करना है, तो फिर वो पैकेट किसको भेजेगा, आपके PC3 को, फिर जाके यहाँ से वो प्रिंट करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था, देयर आर सम possibilities if that local hard drive goes down to exchanging the important files to each other, to getting a print from the other PC, ये भी थोड़ा सा लेंदी है। So what do I do now? What if switch PC1, PC2 and the PC3? What if I'm not going to use my local hard drive to store any data? मैं किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी डेटा को मेरे लोकल हार्ड ड्राइव में स्टोर नहीं करूँगा, बल्कि मैं इसको स्टोर करूँगा मेरे कंपनी के, मेरे एंटरप्राइज नेटवर्क के, कंपनी के एक मेगा हार्ड ड्राइव पे। तो क्या होगा, जैसे इसके पास कुछ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कुछ इसके पास कोई फोल्डर, जैसे ABC नाम का कोई एक फोल्डर है, और मैं चाहूँगा कि इसको मुझे शेयर करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैन्युअली हर किसी को शेयर नहीं करूँगा, मैं इसको स्टोर कर दूंगा मेरे कंपनी के बिग, या और यू कैन कॉल द एंटरप्राइज हार्ड ड्राइव पे। एक बहुत बड़ा हार्ड ड्राइव है मेरे पास, जैसे 1 TB का हार्ड ड्राइव है, यहाँ पे जाके मैं इन सभी फाइल्स को स्टोर कर दूंगा। तो अगर PC1 और सबको मैं परमिशन दे दूंगा, एवरीवन कैन एक्सेस दिस फोल्डर, ABC नाम का जो कोई फोल्डर यहाँ पे मैंने बनाया, एवरीवन कैन एक्सेस दिस फोल्डर, फिर चाहे वो PC2 हो, PC3 हो। सो अननेसेसरली अगर ये डैमेज भी हो जाता है, इवन आई डोंट हैव दिस ABC folder in my local hard drive, I can easily download this folder from my enterprise company hard drive. Okay,
द सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप दोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो, लेट्स से अगेन आई एम गोइंग टू पुट एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस है और इसको मुझे सभी PCs पे स्टोर करना है। तो मैनुअली हर किसी PC पे जाके 1000 पीसीज है आपके पास, तो हर किसी PC पे जाके मैनुअली इसको स्टोर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं क्या कर दूंगा, इस एप्लीकेशन को, इस ऐप को, कोई कंपनी एप्लीकेशंस रहेंगे, इन सभी कंपनी एप्लीकेशंस को मैं अपने एंटरप्राइज हार्ड ड्राइव में या लोकल कंपनी हार्ड ड्राइव में स्टोर कर दूंगा। तो यहाँ पे जैसे मैं स्टोर कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे आई एम गोइंग टू स्टोर सम काइंड ऑफ एप्लीकेशंस, सम काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी एप्लीकेशंस, ये सभी चीज़ें यहाँ पे जाके स्टोर कर दूंगा। और हर किसी यूज़र को जैसे MS ऑफिस यूज़ करना है तो वो यहाँ से जाके क्या कर सकता है, इसको डाउनलोड कर सकता है। इनको जैसे कोई प्रोग्राम डाउनलोड करना है तो यहाँ से जाके इसको एक्सेस कर सकता है। मतलब मुझे यहाँ पे अगेन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड ड्राइव अगर करप्ट भी हो जाता है और आई डोंट हैव एनी हार्ड ड्राइव, अगर मेरे पास कोई हार्ड ड्राइव भी नहीं है फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे कंपनी हार्ड ड्राइव से इस पूरे डेटा को, इस पूरे एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकता हूँ। ओके, so that kind of services, that kind of, let's say this that kind of services is known as the server. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, so many things you can do with this server. तो मैं यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स को स्टोर कर सकता हूँ, मल्टीपल एप्लीकेशंस को स्टोर कर सकता हूँ आपके सर्वर पे, और इन सभी फाइल्स को, इन सभी सर्वर्स को आपके कंपनी नेटवर्क के यूजर्स के लिए शेयर कर सकता हूँ, सबके लिए। सो दैट काइंड ऑफ सर्विसेज इज नोन एज फाइल सर्विसेज। इफ यू वांट टू डाउनलोड सम फाइल, एंड दैट काइंड ऑफ सर्वर इज नोन एज फाइल सर्वर, FTP. This is called file transfer protocol. Even I can share my printer into my LAN, into my company network. So PC 1, 2 और 3, जैसे PC 3 को अगर कोई फाइल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, आपके फाइल शेयरिंग सिस्टम से या फाइल सर्विसेज से उस फाइल को क्या कर दूँगा, कॉपी कर दूँगा या डाउनलोड कर दूँगा। और प्रिंटर इज ऑलरेडी शेयर्ड इन माई नेटवर्क, तो डायरेक्टली यहाँ से प्रिंट कर दूँगा, बिकॉज दिस प्रिंटर हैव अ प्रिंट सर्विसेज। क्लियर हुआ? सो यही चीज, दैट प्रिंटर इज नोन एज प्रिंट सर्वर। I have a company storage, this is called the large storage capacities. Okay, what if that server goes down? तो जो कुछ भी आपने अब तक स्टोर किया था, आपके एप्लीकेशंस, आपके प्रोग्राम्स, आपके सॉफ्टवेयर्स, ये भी आपका डेटा, ऑल आर गोज डाउन। सो कहाँ से ये बैकअप लेंगे इन सभी डेटास का? सो देयर इज अ न्यू इवोल्यूशन, क्लाउड इज नोन एज अ क्लाउड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी सर्वर, आई डोंट वांट टू यूज अ सर्वर इन माय कंपनी नेटवर्क। So where do I get from application, from services, from programs, where do I get all these facilities? From a cloud. So many companies can give you a cloud facilities like Amazon, like Microsoft, like Google. And to connect this cloud with your company network, you need to have a router. You need to have a router. अब ये राउटर क्या, इट्स अ लेयर 3 डिवाइस, और ये डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। ये आपको मैं आगे डिवाइस एंड फंक्शंस में बताऊंगा कि क्या है। सो यू नीड टू हैव अ राउटर टू कम्युनिकेट विद द इंटरनेट। दिस इंटरनेट हैव सो मेनी थिंग्स। सो अब क्या है, अब मेरे पास मेरा लोकल हार्ड ड्राइव की भी ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू हैव अ सर्वर, आई जस्ट नीड टू हैव अ क्लाउड, और यहाँ पे वो सारे सर्विसेज रहेंगे। दिस सर्विसेज इज नॉट फ्री, कोई सब्सक्रिप्शन टाइप रहती है, मंथली सब्सक्रिप्शन या ईयरली सब्सक्रिप्शन रहता है। सो दैट द एंटिटी, दैट द क्लाउड कंपनीज हैव द टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज योर ऑल काइंड ऑफ
informations, all kind of data. Even I don't need to have put my own data centers. अगर कंपनी बहुत बड़ी है, 3000 क्लाइंट्स है आपके पास, आपके कंपनीज में, सो इन सभी क्लाइंट्स का डेटा स्टोर करने के लिए आई नीड टू हैव अ लार्ज डेटा सेंटर्स. इवन आई डोंट रिक्वायर दिस काइंड ऑफ सर्विसेज. ये सारी सर्विसेज मैं कहाँ से बॉर्डर कर सकता हूँ, कहाँ से ऑफर कर सकता हूँ? फ्रॉम द क्लाउड, फ्रॉम द इंटरनेट. सो यहाँ पे जो कुछ भी मैन पावर लगने वाले थे ये भी बच गए. ये सारी चीज़ें मैं क्लाउड से ऑपरेट कर रहा हूँ विद मिनिमम चार्जेस. दिस इज होल कंसेप्ट इज नोन एज द नेटवर्क, द इंटरनेट, और यू कैन कॉल द नेटवर्किंग. सो क्या क्या है? देयर आर काइंड ऑफ क्लाउड्स, टाइप्स ऑफ क्लाउड लाइक पार्टनर क्लाउड, APIs कह सकते हो आप इसको, पब्लिक क्लाउड्स, सिस्को क्लाउड सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस, एंटरप्राइज प्राइवेट क्लाउड्स. इसमें बहुत सारी सर्विसेज आप देख सकते हो. बिग डेटा एनालिसिस, कोलैबोरेशन, वेबएक्स, मेराकी, सिक्योरिटीज एनालिसिस. कौन से कंपनीज है दे कैन ऑफर अ क्लाउड सर्विस लाइक विंडोज, अमेजॉन, गूगल, सॉफ्टवेयर. सो मेनी थिंग्स यू कैन डू. This one. Okay. सो हर बार मुझे अगर कोई एप्लीकेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? सेंड द पैकेट टुवर्ड्स, लेट्स से दिस PC1 wants to download some kind of services. Send the packet towards switch send the packet towards router, and router send the packet towards the internet. और यही से मैं क्या कर सकता हूँ? इन सभी चीज़ों को, इन सभी सर्विसेज को एक्सेस कर सकता हूँ. आई वुड लाइक टू यूज अ वेबएक्स. वेबएक्स इज अ सिस्को सर्विस जस्ट लाइक द फॉर यूजिंग कॉन्फ्रेंसिंग. सिस्को जबर पे आप यूज़ कर सकते हो. बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे. सो इन सभी सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए मुझे कंपनी की किसी भी कंपोनेंट्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, किसी भी सर्वर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. मैं डायरेक्टली इन सभी सर्विसेज को कहाँ से कॉपी कर रहा हूँ? आपके क्लाउड से. ओके. सो नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. सो क्लियर हुआ? दिस इज़ द इनिशियल नेटवर्क जो अर्ली 90s में इनिशियल हुआ था. स्टैंड अलोन डिवाइसेस थे जो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते थे. यू नीड टू हैव, इफ़ यू वांट टू प्रिंट समथिंग, यू नीड टू हैव प्रिंटर, यू नीड टू हैव अ फ्लॉपी. उस फ्लॉपी डिस्क को आप यूज़ कर सकते थे एज अ कैरिंग डिवाइस. तब जाके आप क्या कर सकते थे? फ्रॉम यू ट्रैवल द PC1 टू द PC3 मैन्युअली, और फिर उसके बाद आप उसको प्रिंट निकाल सकते थे, जो अर्ली 90s में होता था. What if that getting evolved, all the PCs are directly connected with each other with using cables, with using a NIC, with using a connectors, so they can communicate with each other. They can sharing all the kind of application they can share. They can share their peripherals. They can share the data with each other through wired or wireless. The definition: networking means that the sharing of data and the resources between two or more workstation is known as a networking through a medium. मतलब एक मीडियम के थ्रू. जैसे मैंने आपको बताया था, अब तक हमने कौन से मीडियम्स देखे? अब तक हमने मीडियम्स देखे केबल्स, NIC, this is the medium, connector is a medium, hub is a medium, switch is a medium, server is a medium, router, cloud is a medium. What kind of mediums we have to sharing a data? Cables, radio waves, router, Wi-Fi, Bluetooth, infra, switches, so many things. So what is the purpose to sharing a hardware such as printer, you can scanner. जैसे आप नेटवर्क में प्रिंटर या फिर स्कैनर को भी शेयर कर सकते हो. You can share your data or the information through the large shared storage devices. जैसे मैंने आपको सर्वर का भी एग्जांपल दिया था. You can communicate with each other with using email services, messaging services, chat services. You can share your software services. जैसे मैंने आपको बताया था, मुझे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है तो मैं क्या करूँगा? उस सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली सर्वर से या फिर क्लाउड से डाउनलोड कर सकता हूँ. Running some kind of application on the remote computers. What kind of applications you are going to use? So many applications they are available to sharing your file, to sharing your software. What is a use of the network?
You can use a network for the banking perspective, for the government perspective, for the information perspective, to store your data for the social networking. अब जैसे जैसे इसमें इवोल्यूशन हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट इनफ, it get evolved. What kind of evolution we have? That concept is known as IoT, Internet of Thing. What is IoT? मैं आपको आगे एक्सप्लेन बताऊंगा IoT क्या है. सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं एंड व्हाइट बोर्ड देयर. जैसे जैसे नेटवर्क इवॉल्व हुआ आप देख सकते हो there are services known as the Internet of Thing. This kind of services basically आप क्या क्या कर सकते थे यहाँ पे. If you are going to internet in home, you can initiate the smart temperature control through AC. आप जैसे ACs भी आप जो देख सकते हो आप ऑटोमेटिकली ऑपरेट होते हैं फ्रॉम द इंटरनेट. ऑप्टिमाइज एनर्जी यूजेस. आप जैसे so many things are come up with the smart appliances, smart bulbs. जैसे कि अगर कोई पर्सन है, मोशन सेंसर बल्ब्स होते हैं, अगर कोई आपके रूम में कोई भी अवेलेबल नहीं है, अगर आपकी लाइट्स ऑन है तो ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाती है. फॉर इंडस्ट्रियल परस्पेक्टिव आप देख सकते हो ऑल द मशीन्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट हैविंग ह्यूमन इंटरफेरेंसेस. ऑटोमेशन में अगर आप देख सकते हो नाउ सो मेनी व्हीकल्स आर कम अप विद द इंटरनेट कनेक्टेड व्हीकल्स. लाइक मैं बात करूंगा जैसे आपके MG हेक्टर जो है वो भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड आते हैं. सो मेनी लार्ज व्हीकल्स अगर बात करोगे BMW, Audi, Mercedes, they all connected with the internet. You can operate all the vehicles from the internet. एग्रीकल्चर perspective अगर आप देखोगे you don't even need to go to on your farm. You can manage so many things from your single mobile. The military perspective आप अभी आप देख सकते हो so many threats from the come up from the outside to the towards the India. So many डिफेंसिव सिस्टम जो है वो भी अभी पूरी तरीके से ऑनलाइन हो चुकी है. मेडिकल परस्पेक्टिव्स अगर आप देखोगे ऑल द इन द पैंडेमिक आप देखोगे बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो पॉपअप हुए थे. व्हाई यू हैव टू विजिट डॉक्टर, द डॉक्टर इज नाउ ऑन योर मोबाइल. एनवायरमेंटल परस्पेक्टिव देख सकते हो तो फॉरेस्ट फायर डिटेक्शन एक बहुत बड़ी सर्विस है जिसमें ऑटोमेटिकली कहीं पे भी ऑल दी फॉरेस्ट आर अंडर द रेडार सिस्टम दे यूज टू डिटेक्ट द फायर. ट्रैकिंग सिस्टम, वेदर प्रिडिक्शन, इसी तरीके से IoT यूज़ किया जाता है. रिटेल में आप देख सकते हो थ्रेट प्रोटेक्शन है क्योंकि अभी मुझे ऑनलाइन अगर कोई खरीदना है तो मुझे मॉल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है. ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते थे, ऑनलाइन कर सकते. दैट्स कंसेप्ट इज नोन एज द IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग. दैट कंसेप्ट इज नोन एज व्हाट, द IoT. with what, with artificial intelligence, AI. Okay, now the network types. अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, all the workstations, all the PCs are connected with each other with using a cable. The switch is connected with the PC with using a cable. The printer is connected with the switch with the cable. The router is connected with the switch with the cable. So this kind of setup is known as a wired network type. A wired network is simplify a collection of two or more computers or printer or scanner or router to each other. They all connected with the cable. The next one, which is आप यहाँ पे देख सकते हो, this is the local example, एक logical example यहाँ पे दिया है उन्होंने. This is the logical diagram and this is the actual switch image. दोनों भी although same ही है, but ये logical diagram है. This is logical topology, physical topology. What is the wireless? अब देखो wired में क्या problems थी, consider करके चलते हैं. I have a building. I have one floor for HR. I have a second floor for admin. Third floor for, let's say, all the clients, and fourth floor for all the guests. Okay, हर एक फ्लोर पे I have 100 PCs.
टोटल आई हैव 400 पीसीज। तो 100 पीसीज को आपस में कनेक्ट करना है, आई नीड टू हैव लार्ज अमाउंट ऑफ केबल्स, दे वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, आई नीड टू हैव अ स्विच, क्योंकि कंसिडर करके चलते स्विच पे जो पोर्ट्स बताए थे मैंने, जहाँ पे आप अपने पीसीज कनेक्ट करते हो, तो एक स्विच की लिमिटेशन जैसे 24 पोर्ट्स की है, तो 100 पोर्ट्स के लिए 100 पीसीज के लिए मुझे बहुत सारे स्विचेस लगेंगे, जैसे 4 स्विचेस, 4 स्विचेस यहाँ पे लगेंगे एक फ्लोर पे, तो यहाँ पे 4 स्विचेस रहेंगे, दिस फ्लोर हैव 4 स्विचेस, दिस फ्लोर हैव 4, 4 and the 4. For security perspective, you need to add some kind of security devices like firewall, IPS, next generation firewall, FTD, so many things you can do for a security perspective. अभी केबल्स की बात कर रहे हैं हम, नेटवर्क केबल्स की, जहाँ पे वायर्ड आपका नेटवर्क टाइप है, कंसिडर करके चल रहे हैं 100 पीसीज है, 4 स्विचेस लगेंगे एक फ्लोर पे, and these all switches are directly connected with all the users, so कितनी केबल्स रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे केबल्स आप देखोगे। डेटा सेंटर का अगर आपको एक एग्जांपल देखना है, आप अपने गूगल पे भी जाके देख सकते हो। सो दैट्स वाई वी इम्प्लीमेंट अ वायरलेस। तो वायरलेस अगर होगा तो क्या होगा, मुझे वायर्स की ज़रूरत नहीं है। वायर्स को अगर आपको हाइड करना है तो आपको देखना होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना पड़ता है, मेंटेनेंस कॉस्टिंग भी इसकी ज़्यादा है। What if I am going to use all this connecting to all these devices to each other with the wireless? So I have wireless laptops or PCs. Now I have a wireless switch. They all the wireless. It means they don't need to have put any cable. So ये flexible रहेंगे मेरे लिए. Even I have a wireless router. They all are connected with kind of application, with kind of services or with kind of, let's say मैं कहूँगा devices. We use wireless LAN controller, we use access point. Okay. So wireless में क्या है, wireless network use radio waves to communicate with each other. This is the best example to use a wireless technology. You can use this concept in your small office or in your homes. This wireless technology can allows you to communicate with each other, to share their information, to share their data without having a network cable. It is easy to deploy, it is easy to isolate the fault detection. Okay, so this kind of topology you can see the logical diagram and the physical one. The third type is known as a hybrid network. What is mean by that? Let's say I would like to use this is, let's say this is a wireless department. ये जो है मेरा कंपनी का wireless department है, and another I have all department which is all the wired. Let's say I have a switch, all the devices is connected with the switch. It's a PC1, it's a printers, scanners, your, let's say, router is also connected over here. This is your wireless department. Let's say this is the HR department, this is your admin department. और कंसिडर करके चल रहे ये सभी एक ही फ्लोर पे, फ्लोर नंबर 1 पे। I would like to send a packet from HR to admin. How do I do? I just connect this wireless switch to the wired switch, so they can easily communicate with each other. This concept is known as a hybrid network type. In a hybrid network, it allows you to use both wireless and the wired devices to each other at the same network. You can use the wireless access point just to connect your switch using a cable. So you can easily manage, you can easily implement this kind of technologies to connect your wireless network to the wired network. I hope guys आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। हाइब्रिड नेटवर्क में यहाँ पे भी आप देख सकते हो वायरलेस भी है और आपके वायर्ड नेटवर्क भी है।
आई होप गाइज आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। हमने इनिशियल नेटवर्क, नेटवर्क स्टेटमेंट, नेटवर्क डेफिनेशन, एप्लीकेशन एरिया ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क टाइप्स देखे हैं सारे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क टाइप्स की, जिसमें हम देखेंगे पैन, लैन, मैन और वैन के बारे में। ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज जस्ट लेट मी नो, मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दे दूंगा। ऑलराइट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।